नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने जो RDA 2020 के बारे में क्वेश्चन पूछे थे उसी का आज मैं जवाब आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छी तरह से ढूंढ लिया होगा और उसका आंसर भी आपने देख लिया होगा। फिर भी आप अपने आंसर मेरे आंसर से मिलाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग RDA? RDA को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग RDA? तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन के कारण हमारा RDA इफेक्ट होता है। जो मैंने आपको बताया कि डबल बर्डन है। जो पिछले 2010 में जो बना था अपना RDA, उसमें उसके कारण या जो हमारा पिछला जो भी RDA हमारा रहा, चाहे 1979 का हो या 2004 का हो, जब भी आपने देखा होगा, तो उसके बाद जो 2010 में RDA हमारा बन करके तैयार हुआ, तो साइंटिस्ट ने अनुभव किया कि इसमें तो डबल बर्डन है। माल न्यूट्रिशन दोनों तरफ है। पुअर पीपल भी इससे ग्रसित हो रहे हैं और जो धनी लोग हैं वह भी माल न्यूट्रिशन के कारण, ओवर न्यूट्रिशन के कारण वो भी विभिन्न प्रकार के डिजीज से ग्रसित है। तो अब आप ये देखेंगे कि डाइटरी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को डिराइव करने के लिए कौन कौन सा प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। अभी हमने बताया कि न्यूट्रिएंट्स के कारण या न्यूट्रिशन के कारण हमारा ये RDA प्रभावित हो रहा है। तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को प्रभावित करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत है, उसके बारे में जानिए। तो पहला तो हो गया आपको डाइटरी इंटेक। आप कितना आहार्य ग्रहण कर रहे हैं, कितना आहार ले रहे हैं। दूसरा है ग्रोथ कैसा चल रहा है। तीसरा है न्यूट्रिएंट बैलेंस सही प्रकार का है या नहीं। चौथा है ऑब्लिगेटरी लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। सब समझिए कि जितना भोजन ग्रहण करते हैं वो सबके सब हमारा पच नहीं जाता है और सबका सब एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जब चयापचय होता है तो उसके दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनका लॉस भी हो जाता है, और वो यूरिन के माध्यम से, टूल के माध्यम से या आपके पसीने के माध्यम से, मतलब मल, मूत्र और पसीने, इनके माध्यम से भी वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स का लॉसेज हो जाता है। और पांचवा जो है प्रिंसिपल्स, वो है फैक्टोरियल अप्रोच का। फैक्टोरियल अप्रोच का मतलब होता है जितना रिक्वायरमेंट आपके विभिन्न फंक्शंस के लिए चाहिए, जैसे आपके इन्फेंट्स, छोटे बच्चे हैं या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, अथवा आपके लैक्टेटिंग मदर है या प्रेग्नेंट मदर है, तो उनको कितना एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए सब कुछ जोड़ते हैं। रेस्ट पीरियड जोड़ते हैं, स्लीप पीरियड जोड़ते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी देखते हैं, नॉन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी देखते हैं, और इसके बाद डिराइव किया जाता है आपके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। समझ गए बात को? तो ये आपके जो प्रिंसिपल हैं, जिसमें मैंने 5 प्रिंसिपल बताए आपको। डाइटरी इंटेक, आहारी कितना अपने भोजन में हम कितना आहार ग्रहण करते हैं। आहार आप समझते हो कि हम कितना आहार लेते हैं। इंटेक मतलब ग्रहण करना। ग्रोथ मतलब वृद्धि, जो आहार हम ले रहे हैं उससे हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है, हमारे बच्चों को ग्रोथ कितना हो रहा है, प्रेग्नेंट मदर के जो बॉडी वेट है उसमें सही ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रेग्नेंट मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको 10 kg वेट गेन कर लेना चाहिए, 10 to 12। पर जो नया आपके RDA आया है उसमें 10 kg वेट को मानते हुए कहते हैं कि 9 मंथ्स तक 10 kg वेट एक प्रेग्नेंट मदर गेन कर लेती है। तो आपने देखा रिक्वायरमेंट कौन सा है? डाइटरी इंटेक पहला, ग्रोथ दूसरा, न्यूट्रिएंट बैलेंस तीसरा, ऑब्लिगेटरी लॉस ऑफ न्यूट्रिशन चौथा, पांचवा फैक्टोरियल अप्रोच मैंने आपको बताया। उसमें क्या ऐसे लेंगे तो स्लीप प्लस रेस्ट प्लस ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। अब जो भी जिसकी है
ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, कोई सीडेंट्री है, कोई मॉडरेट है, कोई हैवी है, और प्लस नॉन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, इन सब को मिला करके हम फैक्टरियल अप्रोच के अंतर्गत न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की जानकारी प्राप्त करते हैं। और छठा है आपका न्यूट्रिएंट टर्नओवर, और सातवां है डिप्लेशन एंड रिप्लेशन स्टडीज। तो इसको आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको इतना ही जानना है कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आरडीए, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा न्यूट्रिशन से इफेक्ट हो रहा है, हमारा बीएमआई से इफेक्ट हो रहा है, हमारा बीएमआर से इफेक्ट हो रहा है, वेट से हो रहा है, हाइट से हो रहा है, और हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल से हो रहा है। और इस सारी किससे इफेक्टेड हो रहा है? ले दे करके न्यूट्रिशन से इफेक्टेड हो रहा है। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NNMB। वीडियो आपने देखा होगा और आप लोगों में से कईयों ने सही जवाब भी दिए हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। तो ये बहुत ही सामान्य से क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो था वो था व्हाट इज IAP, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, क्या है? तो इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, जिसका स्थापना 1963 में हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है। इतना ही आप याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लिखे थे व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन AI एंड टूल। ये प्रश्न मैंने पूछा था कि AI में और टूल में क्या अंतर है। AI मतलब एडिक्वेट इनटेक, पर्याप्त ग्रहण, और टूल क्या है? टॉलरेंस अपर लिमिट। टॉलरेंस अपर लिमिट, इनटेक अपर लिमिट भी बोल सकते हैं कि टॉलरेंस अपर लिमिट में कितना आपने इनटेक लिया है वो डिपेंड करता है। तो एडिक्वेट में समझ गए आप, जहां पर RDA और AI का जब नहीं हो पाता है डिटर्मिनेशन ठीक प्रकार से, तो वहां पर हम एडिक्वेट इनटेक का उपयोग करते हैं। और ये कैसे करते हैं? ऑब्जर्व या तो हम करते हैं अथवा हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं। प्रयोगात्मक रूप से इसको काम में लेते हैं अथवा निरीक्षण के रूप से काम में लेते हैं। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में इनटेक आपको लेना है, किसका? न्यूट्रिएंट्स का, जिससे कि जो मैंने पहले बताया था कि ग्रोथ व्यक्ति का ठीक रहे और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन पूछा था RDA 2020 में डाइटरी फाइबर्स कितना होना चाहिए। मोस्टली बच्चों ने सही जवाब दिया है 40 ग्राम पर 2000 किलो कैलोरी। ये इंक्लूड किया गया फर्स्ट टाइम 2020 में। इसके बाद अब आप ये देखेंगे जो मैंने प्रश्न पूछा था कि RDA 2020 में किन बातों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा गया। तो आपका आंसर आपने वीडियो देखा होगा, आप समझ भी गए होंगे। हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा, आप नहीं कर पाए। तो आप ये देखिए सबसे पहले क्या परिवर्तन किया गया, आपका एनर्जी में परिवर्तन किया गया। एनर्जी में परिवर्तन कैसे किया गया कि BMR को जब हमारा डिक्रीज हो जाता है, खास करके एल्डरली पर्सन है जो मोर देन 60 ईयर्स के हैं, तो उनके BMR जब डिक्रीज होता है तब उनके एनर्जी लेवल भी, एनर्जी मांग भी कम हो जाती है। इसी तरह से जो छोटे बालक हैं 0 to मतलब 1 साल से लेकर के 6 साल के बच्चे हैं, उनमें भी परिवर्तन किया गया है। और जो पहले कम था उसको बढ़ा करके 1 to 2 किलो कैलोरी, 1 to 2 कैलोरी बढ़ाया गया बालकों का। पर डे। इसके बाद बालकों के कैलोरी डिमांड में परिवर्तन किया गया और जनरल लोगों का जो सीडेंट्री वर्कर हैं, मॉडरेट वर्कर हैं या हेवी वर्कर हैं, उन सब के एनर्जी डिमांड पहले की तुलना में कम हुई है। क्यों कम हुई है? अगर RDA के अकॉर्डिंग हम लेते रहे
और रोज रोज लेते रहे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि लोग ओवरवेट हो गए। ओवरवेट हो गए मतलब ओबेसिटी हो गया, और ओबेसिटी जब हो गया तो उससे रिलेटेड कई प्रकार के डिजीजेज हो गए। फिर कैल्शियम में परिवर्तन किया गया। कैल्शियम में कैसे परिवर्तन किया गया? पहले जितना कैल्शियम था उससे कैल्शियम की मात्रा 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया, और अब 1000 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की जरूरत पड़ती है एडल्ट्स के लिए। और जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडी है जिनका ऋतुस्राव अब बंद हो चुका है, ऐसे समझिए, और जो माता अपने बालकों को दूध पिलाती है, उसमें 200 मिलीग्राम अतिरिक्त कैल्शियम को जोड़ा गया। ये परिवर्तन किया गया है। और कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो है वह 1:1 ही रखा गया है। फिर परिवर्तन और क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन, वो ये है डाइटरी फाइबर्स इसमें इंक्लूड किया गया, जो कि आप पहले भी बताए थे हम आपको। 40 ग्राम पर 2000 किलो कैलोरी। कितना है डाइटरी फाइबर्स? 40 ग्राम पर 2000 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट बढ़ाए कितना गया आरडीए में? 130 ग्राम पर डे। और क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, और वो ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमें? अनाज जब खाते हो तो इसलिए कहा गया इस आरडीए में कि कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करना नितांत आवश्यक है, ताकि ब्रेन को ग्लूकोज के लिए या ब्रेन को के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनको एनर्जी प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट इतना होना चाहिए। और क्या जोड़ा गया इसमें? टूल जोड़ा गया फर्स्ट टाइम, टॉलरेंस अपर लिमिट, कि इतना ही होना चाहिए। अगर इससे आप लगातार अधिक मात्रा में ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जहरीला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। जहां भोजन हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी ग्रोथ को देता है, हमें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, वही न्यूट्रिएंट्स को अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, अपर टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा लेते हैं, तो फिर यह जाकर के हमारी बॉडी में जहर का काम करता है, टॉक्सिक बन जाता है। तो ये आपको मुख्य परिवर्तन किए गए, इसमें जो मेन चेंजेस थे मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद आहार में, ये मैंने नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि आहार में सोडियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए? आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए 2 ग्राम पर 2000, या उसको कहोगे 2000 मिलीग्राम। 2 ग्राम या 2000 मिलीग्राम। 2000 मिलीग्राम मतलब 2 ग्राम हुआ, क्योंकि 1000 मिलीग्राम का 1 ग्राम होता है, तो आप 2000 मिलीग्राम लिख सकते हो, या एग्जामिनेशन में आता है ग्राम तो 2 ग्राम लिखोगे पर डे। इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इतनी हमें 1 चम्मच अगर हम नमक अपने खाने में यूज करते हैं तो 2 ग्राम सोडियम हमें मिल जाता है हमारे भोजन में। इतना ग्रहण करते हैं तो हमें कितना चाहिए? 2 ग्राम ही सोडियम चाहिए। फिर मैंने एक और प्रश्न पूछा था कि आहार में पोटेशियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए? पोटेशियम, तो जितना सोडियम है उससे 1.5 गुना, माने 2000 अगर मिलीग्राम आपके सोडियम की मात्रा प्रस्तावित किया गया है, तो पोटेशियम की मात्रा 3500 मिलीग्राम या 3.5 ग्राम पर डे निर्धारित किया गया है। पोटेशियम हमारी बॉडी में, हमारी जो मांग है इतनी ही होनी चाहिए। इसके बाद मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आईसीएमआर में जो आरडीए 2010 में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन का था, उसमें 2020 में क्या परिवर्तन किया गया? प्रश्न यही था। आईसीएमआर ने जो आरडीए 2010 में प्रस्तावित किया था, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की मात्रा, प्रस्तावित मात्रा में क्या परिवर्तन किया गया? तो अब पहले अपन देखते हैं। आईसीएमआर ने 2010 में आयरन प्रस्तावित किया था कितना? 17 मिलीग्राम पर डे फॉर मेल और 21 मिलीग्राम फॉर फीमेल। वहीं प्रेग्नेंट मदर के लिए 35 मिलीग्राम पर डे और लैक्टेटिंग मदर के लिए 21 मिलीग्राम पर डे।
और ICMR ने 2020 में मेल में बढ़ोतरी किया है, मामूली, कितना 17 पहले था, अब उसको 19 मिलीग्राम पर डे रखा गया। और फीमेल के लिए पहले 21 था, अब इसे परिवर्तन 8 मिलीग्राम के करके उसको 29 मिलीग्राम पर डे कर दिया गया। प्रेग्नेंट मदर को 40 मिलीग्राम और लैक्टेटिंग के लिए 23 मिलीग्राम, मतलब मामूली परिवर्तन हो, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। सब में अगर आप याद करने के हिसाब से देखेंगे तो बहुत मामूली है, ज्यादा परिवर्तन आयरन में नहीं हुआ है। इसके बाद कैल्शियम में, कैल्शियम अगर आप देखोगे तो पहले 600 मिलीग्राम पर डे था मेल और फीमेल के लिए, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए जस्ट इसका दुगना था 1200 मिलीग्राम पर डे, जो कि इसको बढ़ा करके 1000 मिलीग्राम पर डे किया गया सबके लिए, मेल फीमेल के लिए, इवन प्रेग्नेंट मदर के लिए भी। और लैक्टेटिंग और पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज जो थे हैं उनको 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की मांग की प्रस्तावना की है, इतनी जरूरत है और इतना लेना चाहिए। फास्फोरस तो आपको पहले ही बताया था, कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 1 और 1 का है, जितना कैल्शियम चाहिए उतना ही हमारी बॉडी में फास्फोरस चाहिए। मतलब 1000 मिलीग्राम अगर हमें कैल्शियम चाहिए तो 1000 मिलीग्राम ही हमें फास्फोरस चाहिए। मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और यही आपको कंफ्यूजन होगा, मैं समझती हूँ। बाकी आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे। फिर देखते हैं कि 2020 में रेफरेंस बॉडी वेट क्या रखा गया था। तो आप देखो, आपने सही जवाब दिया था, फीमेल के लिए 55 किलोग्राम और मेल के लिए 65 किलोग्राम। और अब 11वां क्वेश्चन था BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट में क्या परिवर्तन किया गया है 2020 में। तो क्या परिवर्तन किया गया है, अभी मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के बालकों को 1 से 2 किलो कैलोरी पर डे ऊर्जा की मांग बढ़ाई गई है। इसी प्रकार से जो एल्डरली पीपुल हैं 60 ईयर से ज्यादा के हैं उनके BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट चूंकि कम जाता है तो उनकी एनर्जी डिमांड भी कम हो जाती है और उनके न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए जो दूसरी हैं जैसे आपके ड्राई फ्रूट्स हैं उनको लेने का हिदायत दिया गया है। और जनरल लोगों का जो BMR है ना, वो मेल के लिए 10% और फीमेल के लिए 9% कम कर दिया गया, रिड्यूस किया गया। याद रखिएगा आप, मेल के लिए कितना परसेंट रिड्यूस किया गया, 10% और फीमेल के लिए 9%। यह परिवर्तन आया है BMR में। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट को क्यों इंक्लूड किया गया। पहले भी मैंने बता दिया है, कार्बोहाइड्रेट को क्यों इंक्लूड किया गया, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज के लिए, क्योंकि अनाज जब टूटता है ब्रेक डाउन होता है माल्टोज जब टूटता है तो देता है ग्लूकोज में, इसलिए अनाज को शामिल किया गया है। हमारी जो डाइट है वो 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट ही ग्रहण करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट ना लेकर के अदर फूड्स लेते होंगे, तो उनके लिए विभिन्न प्रकार की जो दूसरे ओवरवेट से रिलेटेड डिजीज हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, डाइट रिलेटेड जो मैंने आपको पहले बताया था, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज को रोकने के लिए कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, एक गर्भवती माता को कितनी मात्रा में फॉलेट चाहिए, फॉलेट कितनी मात्रा में चाहिए। तो आप याद रखिए, मेल और फीमेल को, मेल को चाहिए 300 मिलीग्राम, सॉरी फॉलेट माइक्रोग्राम में आएगा, याद रखिएगा फॉलेट माइक्रोग्राम में है, ट्रेस एलिमेंट है, बहुत कम मात्रा में चाहिए। मिलीग्राम और ग्राम अगर आएगा तो गलत हो जाएगा आंसर। आंसर क्या होगा, माइक्रोग्राम। फॉलेट की जब भी बात चलेगी तो माइक्रोग्राम में बात करेंगे हम। क्रोमियम की बात चलेगी तो माइक्रोग्राम में, सेलेनियम की बात चलेगी तो माइक्रोग्राम में। माइक्रो अत्यंत सूक्ष्म में, हमें कम मात्रा में चाहिए। तो मेल को 300 माइक्रोग्राम पर डे, फीमेल को 220 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेग्नेंट लेडी को 570 माइक्रोग्राम पर डे और लैक्टेटिंग मदर को 330 माइक्रोग्राम पर डे फॉलेट की जरूरत पड़ती है। मैं समझती हूँ कि आपके क्वेश्चंस अब पूरे हो गए होंगे और क्लियर भी हो गया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले प्रश्नों के साथ। और इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, बार बार देखें, बार बार सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।